दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोग संस्कृति आईएएस के टेस्ट नंबर 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चन साइंस एंड टेक के हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन चारों में किन किन में 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है, तो बताएं और आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो दोस्तों, सर्जिकल उपकरणों के निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों, डाटा प्रोसेसिंग तकनीक, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान उपकरणों के निर्माण में 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्पर कैस9 तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जलवायु प्रतिरोधी फसलों के निर्माण के लिए उपयोगी है। दूसरा, यह आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक पर आधारित है। तीसरा, यह बीजों में खराब जीन को प्रतिस्थापित कर देती है। ठीक है, तो इसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो दोस्तों, क्रिस्पर कैस9 तकनीक के संदर्भ में जो पहला कथन दिया है कि यह जलवायु प्रतिरोधी फसलों के निर्माण के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यह बीजों में जो खराब जीन होते हैं उसको प्रतिस्थापित, यानी कि क्रिस्पर कैस9 तकनीक के माध्यम से बीज में खराब जीन को हटा करके अच्छे जीन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, इस क्रिस्पर कैस9 तकनीक के माध्यम से। ठीक है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और यह आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक पर आधारित है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा दोनों कथन ए की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मस्तिष्क संबंधी विकारों के उपचार में सहायक है। दूसरा, इसमें न्यूरॉन्स से उत्पन्न विद्युत आवेगों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हाँ, तो इसका आप लोग पहले आंसर करें, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी क्या होता है? एक तरह का ये मेडिकल टेस्ट होता है, जैसे आप लोग ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, है ना, या फिर अदर भी बहुत सारे टेस्ट। तो इसी तरीके से एक होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ठीक है, ये एक मेडिकल टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि ये मस्तिष्क संबंधी जो भी विकार होते हैं उसके उपचार में ये सहायक होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें जो है न्यूरॉन से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेगों का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, प्रौद्योगिकी दिया है और इस प्रौद्योगिकी की उपयोगिता दी हुई है। अब बताना है कि कितने युग में जो है सही सुमेलित है। तो दोस्तों, इसमें पहला दिया है नैनो फ्लेयर का उपयोग इसमें दिया है कि इसका उपयोग जो है, नैनो फ्लेयर का उपयोग जल शोधन में किया जाता है। तो नहीं, नैनो फ्लेयर का उपयोग जो है कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा है क्वांटम डॉट्स का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो दूसरा सही है। तीसरा दिया है कार्बन नैनो ट्यूब, तो इसका प्रयोग कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग डिस्प्ले डिवाइस को बनाने में किया जाता है। तो तीसरा भी सही है। चौथा है अमृत फिल्टर इसमें दिया है चिकित्सा इमेजिंग। नहीं, अमृत फिल्टर का प्रयोग जो है जल शोधन के लिए किया जाता है, खास करके उस तरह के जल जिसमें आर्सेनिक जो है, जो दूषित होता है, एक तरह का प्रदूषक होता है आर्सेनिक, जल में अगर रहता है तो उस जल को फिल्टर करने का काम करता है अमृत फिल्टर। ठीक है, तो आपका चौथा गलत हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, कितने कथन सही है? 2 सही है, तो आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए, अंबुबाची महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंबुबाची महोत्सव, पहला स्टेटमेंट दिया है, यह कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। दूसरा, इसका उद्देश्य भूमि की उर्वरता समृद्धि का सम्मान करना है। तीसरा, इस दौरान मंदिर में आयोजित दैनिक पूजा पाठ पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अंबुबाची मंदिर जो है आयोजित कहाँ किया जाता है? ये कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। असम में कामाख्या मंदिर है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमि की उर्वरता समृद्धि का सम्मान करना। ठीक है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा भी सही है आपका कि जब ये अंबुबाची महोत्सव मनाया जाता है तो उस दौरान
मंदिर में जो दैनिक पूजा पाठ होते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, उस टाइम उस दौरान जो है पूजा पाठ मंदिर में नहीं की जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने उद्देश्यों से लेजर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कितने उद्देश्यों में, इन चारों में किन किन में लेजर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, बताएं। तो दोस्तों लेजर प्रौद्योगिकी का प्रयोग आपका ऑप्टिकल फाइबर संचार में किया जाता है, लेसिक नेत्र सर्जरी में किया जाता है, होलोग्राफ उत्पादन में किया जाता है, लेकिन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में नहीं किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी केवल 3 सही है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गुरुत्वाकर्षण बल पिंड केवल आरंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा, किसी खींचे हुए तीर कमान के तार की स्थिति ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल पिंड की केवल आरंभिक स्थिति नहीं बल्कि अंतिम स्थिति पर भी निर्भर करती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि किसी खींचे हुए तीर कमान के जो तार होती है उसकी स्थिति ऊर्जा अधिक होती है। तो आपका दूसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक मेंशन कर दिया जाएगा। तो आप इस लिंक के माध्यम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, यानी कि जैसे मैंने आंसर सॉल्व कराया है सेम एग्जैक्ट यही पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अलग से नहीं मिलेगी। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको हमारा एक ग्रुप है उसको आपको परचेस करना पड़ेगा। इन सभी ग्रुप्स की जानकारी कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा 5th फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जून से। ठीक है, 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जो है अभी इसका एडमिशन ओपन हो गया है। तो आप लोग अगर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, 2026 यूपीएससी, तो इसके लिए आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी टॉपिक्स बहुत कॉन्सेप्ट से पढ़ाए जाते हैं। साथ में आप अगर जैसे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग ढूंढते हैं कि आप चाहते हैं कि हमें ऐसा पीवाईक्यूज मिले जहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, आपको साथ में आंसर भी तुरंत पता चलते जाए। ठीक है, तो हमारे आप क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आपको सभी टेस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पे जाके पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में आप मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग इन चारों में किन किन प्रक्रियाओं में किया जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, बताएं। एक बार आप लोग आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम शोधन, अपमार्जक, संचायक, बैटरी, अभिकर्मक, इन चारों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, और क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है तो अगर हम एक पॉइंट पे भी जाते हैं ना तो बहुत उसके आगे पीछे का हर एक पॉइंट मुझे बताना पड़ेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और क्योंकि अब एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ये कोशिश करें कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और फिर अपना नोट्स रिवाइज करें। तो इससे बहुत अच्छा आपका तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और इससे प्रैक्टिस भी बहुत होगी और रिवीजन और याद भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो बस क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लीजिएगा। इसको पढ़ इस क्वेश्चन को लगाने के बाद एनसीईआरटी ज़रूर रिवाइज करिएगा, तो इससे जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने एंटासिड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, एंटासिड मतलब होता है कि पेट की अम्लता यानी जो एसिडिटी होती है उसको कम करने के लिए इन चारों में कौन कौन से ऐसे एंटासिड है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। एंटासिड के रूप में इन चारों में से किसका किसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि पेट की अम्लता को कम करने के लिए इन चारों में से किसका किसका प्रयोग किया जाएगा, बताइए। तो दोस्तों एंटासिड के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है, मैग्नीशियम डाई
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, यानी इन तीनों का होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम साइनेट का नहीं होता है एंटासिड के रूप में प्रयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में समाचारों में रही नाता प्रथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, नाता प्रथा महिलाओं की बिक्री और विवाह से संबंधित है। खास करके ये प्रथा जो है आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में, और स्पेशली भील जनजाति में इस तरह की प्रथा देखने को मिलेगी। भील जनजाति में इसमें क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब हम लड़कियों की शादी होती है तो हमारे घर वाले लड़कों को दहेज देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है। अगर मान लो मेरी शादी हो रही मतलब मेरे घर वालों को मेरी शादी करनी है, तो ऐसे लड़के से करेंगे जो मेरे मम्मी पापा को खूब सारे पैसे दें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे या तो विवाह के माध्यम से किसी लड़की को दूसरे घर दिया जाएगा, लेकिन तब दिया जाएगा, मेरे घर वाले मुझे किसी के घर तभी भेजेंगे जब वो घर मतलब कि जो लड़का वाला है वो मेरे मम्मी पापा को पैसा देगा, ठीक है। तो या तो विवाह के माध्यम से मुझे मेरे मम्मी पापा को पैसा मिलेगा, उन लोग मुझे बेच देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रथा है यही आपका नाता प्रथा कहलाता है, ठीक है। ये जो लेन देन है, पैसों की लेन देन, रिश्तों में पैसों की लेन देन नहीं होनी चाहिए, एक तरह का बस ये प्रथा है भील जनजातियों में स्पेशली, ठीक है। तो बस इतना ही समझ लीजिए। आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। जैसे कि दहेज प्रथा होता है इसी तरीके से एक नाता प्रथा होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। बहुत लोग के मन में होगा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, लड़कियों कम से कम लड़की घर वालों को फायदा। और देखो कोई भी इस तरह की प्रथा नहीं अच्छी होती है, ठीक है। एक तरह का ये कुप्रथा ही है। फिर वो चाहो लड़के वालों को आप पैसा दे करके लड़की ले जाएं, या फिर लड़की वाले को पैसा दे करके लड़की को अपने यहाँ ले जाएं, ठीक है। दोनों ही अच्छी नहीं है, ठीक है। रिश्ते जो दिल से जुड़ते हैं, सम्मान से एक दूसरे को ले जाते हैं, वो अच्छा होता है, ठीक है। कहते नहीं कि रेस्पेक्ट देंगे तभी रेस्पेक्ट मिलेगा। अब ऐसे जो ये सब प्रथा होती है अच्छी नहीं होती है। पैसों से जुड़े हुए रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, है ना। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं अतिचालकों के गुण के संदर्भ में सही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो अतिचालक के गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये अतिचालक के गुण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह की विषय कितनी विशेषताएं होनी चाहिए, कितनी नहीं मतलब इन चारों में कौन कौन से हैं, क्वेश्चन ये पूछा है, लेकिन किस किस तरह की विशेषताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों आंसर एक बार करने की कोशिश करें आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। और दोस्तों मैं आप लोग को, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, अब आज शायद 4 तारीख है या 5 तारीख है, आज 4 तारीख है, आज 4 मार्च है ना, आज 4 मार्च है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि आपका एग्ज़ाम 26 मई को है ना। तो अब आप लोग कोशिश करें ना कि ऐसे नोट, एक डायरी बना ले, डायरी है तो अच्छी बात है, तो एक कॉपी ले ले। फिर जो भी मॉक टेस्ट लगाएं, जिस दिन लगाएं, यहाँ पे डेट लिखें और कोशिश करें कि डेली आप लोग मॉक टेस्ट दें, ठीक है। जितना मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा। तो यहाँ पे डेट लिखें और यहाँ पे नंबरिंग कर दें, जितने भी आप डेली क्वेश्चन करें। अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं तो 1 से लेकर 50 तक नंबरिंग कर लीजिए, और फिर यहाँ पे साइड में कहीं आप अपना बॉक्स, एक बॉक्स बना लें, उसमें आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना रॉन्ग हो रहा है, कितना राइट हो रहा है। तो ये सभी अपना एक डेटा कलेक्ट करें कि कितना आप में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इस टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा। फिर अगले दिन जब लगाएं तो 51 से लेकर के 100 तक का नंबरिंग कर लें, फिर उसमें देखें कि कितना सही हो रहा है आपका, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना आपका राइट जा रहा है, 43। इतना तो एक्यूरेसी नहीं होती है यूपीएससी में, लेकिन तब भी मान के चलिए मतलब 31, 32 इस तरह से। तो आप में क्या होगा, एक तो आपके अंदर एक होगी ना कि उत्साह होगा कि अच्छा आज तीसरा टेस्ट है, चलो मैं तीसरा देखता हूँ, डेट डालूँ। तो पढ़ाई करने के लिए वजह अगर नहीं भी मन कर रहा है तो कोई ना कोई वजह ढूंढ के पढ़िए, उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई बोरियत ना लगे जिससे कि आपको। तो ये जब ऐसा नोट्स बनाएंगे, पीडीएफ डायरी में लिखेंगे अपना डेली का जो टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो लिखने से आपकी एक तो पता चलेगा कि आप कितना गलत कर रहे हो, किस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी लिखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप किस सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर लगा रहे हो, ठीक है। तो इससे आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी, आप कितना सही जा रहा है आपका हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो दोस्तों अति चालकता के गुण
प्रदर्शित करेंगे कौन कौन से मेटल होंगे, उनमें शून्य प्रतिरोध होनी चाहिए, ठीक है। ऊर्जा की क्षति बहुत कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और माइजनर प्रभाव दिखाए और शून्य चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अतिचालक का गुण प्रदर्शित करती है, यानी कि सभी चारों जो है अतिचालक के गुण की विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गामा किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है, ये केवल रेडियोधर्मी नाभिकों द्वारा उत्सर्जित होती है। दूसरा, इन्हें चुंबकीय या विद्युत क्षेत्रों द्वारा आसानी से विक्षेपित किया जा सकता है। तीसरा, ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम है। तो बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, पहला जो दिया है कि गामा किरणें केवल रेडियोधर्मी नाभिकों द्वारा उत्सर्जित होती है, तो नहीं। गामा किरणें जो है परमाणु विस्फोट द्वारा, ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्रों में उत्सर्जित होती है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्सर्जित होती है ये गामा किरणें, तो केवल रेडियोधर्मी नाभिकों द्वारा नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इन्हें चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र द्वारा आसानी से विक्षेपित किया जा सकता है, तो नहीं, इन्हें चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र द्वारा आसानी से विक्षेपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती हैं, ठीक है। तीसरा आपका सही है कि ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी दीर्घ परास प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में शामिल है। दीर्घ परास प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग यानी कि लंबी दूरी की तकनीक के अनुप्रयोग में कौन कौन से शामिल होंगे इन चारों में से, बताइए। तो दोस्तों, स्मार्ट सेंसर, समुद्री पोतों का नेविगेशन, कृषि निगरानी और 5G नेटवर्क, ये चारों जो हैं दीर्घ परास प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में शामिल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने कारक प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित करते हैं। बताएं प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित करेंगे कौन कौन से कारक। तो दोस्तों, पर्यवेक्षक की दूरी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, वायुमंडल के प्रकार, ये सभी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित करेंगे, ठीक है। अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य छोटी है तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, बड़ी है तो प्रकीर्णन कम होगा, तो ये तीनों ही जो है प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित करेंगे। ओके, पंप और डंप स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंप और डंप, इसमें क्या होता है कि शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है। एक तरह से शेयर्स की इतनी ज़्यादा आक्रामक रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है कि लगता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, तो इसका प्रयोग शेयरों को ऊंचे दाम पर बेचने के लिए किया जाता है। दूसरा, यह सेबी के दिशा निर्देशों के तहत संचालित होती है। तीसरा, यह निवेशकों के लाभ को बढ़ाने पर आधारित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जो दोस्तों पंप और डंप स्कीम है, इसमें शेयरों की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि इसका उपयोग शेयरों को ऊंचे दाम पर बेचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा दिया कि यह सेबी के दिशा निर्देशों के तहत संचालित नहीं, ये सेबी के दिशा निर्देशों के तहत संचालित नहीं होती, सेबी से रेगुलेट नहीं करती, बल्कि सेबी द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। इसे सेबी द्वारा, क्योंकि ये इलीगल है, सेबी द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया है। तीसरा है कि यह निवेशकों के लाभ को बढ़ाने पर आधारित है, नहीं, निवेशकों के लाभ को बढ़ाने पर आधारित नहीं, बल्कि निवेशकों को इससे हानि होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। अगला देखिए, जेनेरिक दवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह किसी औषधि का कम लागत पर तैयार संस्करण है। दूसरा, किसी ब्रांडेड दवा का जेनेरिक संस्करण पेटेंट अधिकार समाप्त होने से पहले बाजार में लाया जा सकता है। बताएं कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पेटेंटेड दवाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन जो जेनेरिक दवाएं होती हैं वो सस्ती होती हैं, है ना। क्यों, क्योंकि यह जो पहला स्टेटमेंट दिया है जेनेरिक दवा के संदर्भ में कि यह किसी औषधि का कम लागत पर तैयार संस्करण है, तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया हुआ है कि किसी ब्रांडेड दवा का जेनेरिक संस्करण पेटेंट अधिकार समाप्त होने से पहले बार नहीं, अगर किसी ब्रांडेड दवा का पेटेंट कराया जाता है तो उसका पेटेंट 20 साल का होता है, तो 20 साल कंप्लीट होने के बाद ही उस पेटेंटेड दवा का जो है जेनेरिक संस्करण बाजार में लाया जाता है, यानी कि उसका कॉपी करके
उस दवा को मार्केट में तभी लाया जाएगा जब ये इसका पेटेंट किया हुआ दवा का 20 साल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद ही, कंप्लीट होने के पहले नहीं, ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो जेनरिक संस्करण जो है कब लाया जाएगा? पेटेंट अधिकार समाप्त होने के बाद। दूसरा गलत हो गया, पहला सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारंपरिक ज्ञान, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय औषधीय ज्ञान की रक्षा करना है। दूसरा, यह योग की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करती है। तीसरा, इसके अंतर्गत जैव नकल को रोकने के प्रयास शामिल हैं। तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के संदर्भ में ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है जैव नकल को रोकने का प्रयास करता है और इसके अलावा यह रोग की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को, जो प्राचीन चिकित्सा प्रणाली थी उसको प्रोत्साहित करती है और पारंपरिक भारतीय औषधि ज्ञान की रक्षा करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फलों का जीवन काल अधिक होता है। दूसरा, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फलों की श्वसन दर बढ़ जाती है। तीसरा, शीत प्रकोष्ठ में फलों के एथिलीन उत्पादन की दर कम हो जाती है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। तो दोस्तों, जब आप फल को फ्रिज में रखते हो तो बहुत दिनों तक तरोताजा रहता है, ठीक है, जल्दी वो खराब नहीं होता, यानी कि उसका जो जीवन काल है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। तो पहला सही है। और फ्रिज में रखी हुई जो फल होती है उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है, नहीं बल्कि घट जाती है। अगर श्वसन दर बढ़ती है तो यानी कि वो फल बहुत तेजी से पकेगा और तेजी से पकने के बाद वो सड़ भी जाएगा। श्वसन दर घटने का मतलब है, श्वसन दर कम होने का मतलब ये है कि वो धीरे धीरे जो है मैच्योर होगा, मतलब क्या कहते हैं उसको कि उसके सड़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी रहेगी। तो आपका जो इसमें दिया है कि शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फलों की श्वसन दर बढ़ जाती है, नहीं बल्कि घट जाती है, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा दिया है, शीत प्रकोष्ठ में फलों की एथिलीन उत्पादन की दर कम हो जाती है। बिल्कुल, जब फल में एथिलीन उत्पादन जितना तेजी से बढ़ेगा तो फल भी उतनी तेजी से पकेगी। अगर एथिलीन उत्पादन की दर कम होगी तो यानी कि फल भी बहुत धीरे धीरे पकेगा, ठीक है। और जब धीरे धीरे पकेगा तो ऑब्वियसली कि उसकी जो खराब होने की टाइमिंग होगी वो बढ़ जाएगी, ओके। तो आपका तीसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 में से केवल एक सही है। कौन सा केवल दूसरा वाला सही था, तीसरा वाला नहीं, दूसरा वाला गलत था, तीसरा वाला सही है। तो यानी कि 2 और 3 में से केवल एक सही है और वह कथन एक की व्याख्या करता है, ठीक है। नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है, नैनो स्केल पर पदार्थ के मूल गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा, नैनो स्तर पर तांबा पारदर्शी धातु में बदल जाता है। तीसरा, नैनो पदार्थों पर परंपरागत भौतिकी के नियम लागू नहीं होते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों, नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नैनो स्केल पर किसी भी पदार्थ का मूल गुण परिवर्तित हो जाता है और इसमें तांबा जो है, नैनो स्तर पर तांबा पारदर्शी धातु में बदल जाता है। तो पहला दूसरा सही है। इसके अलावा नैनो पदार्थ पर जो पारंपरिक भौतिकी के नियम होते हैं लागू नहीं होते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला देखिए, द्वीप दिया हुआ है, देश और विशेषताएं, ठीक है। गाड़ी सुगदुक जो है पनामा में अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन से ये काफ़ी प्रभावित देश है। ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने की वजह से गाड़ी सुगदुक द्वीप के डूबने की संभावना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया हुआ है कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल गैलापागोस ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। तो आपका सही है दूसरा स्टेटमेंट भी। तो गैलापागोस इक्वाडोर में है, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। गुनायाला जो है ये आपका पनामा के उत्तरी तट पे स्थित है, इंडोनेशिया में नहीं है। कहाँ पे है? पनामा के उत्तरी तट पे स्थित है। और वीटी लेवू ये भारत में नहीं है, फिजी का सबसे बड़ा द्वीप है ये। तो चौथा भी सही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है, तो पहला कथन देखिए, मानव शरीर में संक्रमण के दौरान श्वेत रक्त कणिकाओं का तेजी से ह्रास होता है। दूसरा है, श्वेत रक्त कणिकाओं में अत्यधिक वृद्धि रक्त कैंसर का सूचक है। बताएं कि कौन सा आंसर सही होगा। आंसर करते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण के दौरान श्वेत रक्त कणिकाओं का तेजी से ह्रास नहीं बल्कि तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है मानव शरीर में संक्रमण के दौरान। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि श्वेत रक्त कणिकाओं में अत्यधिक वृद्धि होने से रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। यानी कि अगर श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि रक्त मतलब यानी कि ब्लड कैंसर हो सकता है। ये एक तरह का इस सूचक का काम करता है श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि होने से, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है केवल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बोन ऑसिफिकेशन परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है, इससे हड्डियों की परिपक्वता का आकलन किया जाता है। दूसरा, इसमें कॉलर बोन पेल्विस का एक्सरे परीक्षण किया जाता है। तीसरा, न्यायालय द्वारा उपयोग की जाने वाली यह पद्धति सबसे सटीक मानी जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ बॉडी से पता लगाया जाता है कि उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। इसी तरीके से ही बोन ऑसिफिकेशन परीक्षण होता है, ठीक है। जो ये कॉलर बोन होते हैं, हमारे पेल्विस होते हैं, ये हमारे उम्र के साथ इसकी संरचना में परिवर्तन आता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। तो डॉक्टर्स जो हैं इसी आधार पे हमारे उम्र का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लो मेरी डेथ हो गई कभी, ठीक है, और एक्सीडेंटल डेथ हो गई या फिर किसी ने मेरा मर्डर कर दिया कहीं पे कुछ भी, तो बहुत सालों बाद मेरी डेथ बॉडी मिली। तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरी जिस समय मेरी डेथ हुई थी उसमें मेरी उम्र क्या थी। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉलर बोन और पेल्विस के स्ट्रक्चर के आधार पे हमारी एज वो बताने की कोशिश करेंगे। अनुमान फिक्स नहीं बता पाते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि इतना इसकी उम्र हो सकती है। यानी कि मैं अपना एज नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो उन लोग ऐसे अंदाजा लगाएंगे, ओके। हाँ ठीक है। तो उन लोग बता सकते हैं कि एक्स एज थी या वाई एज थी, उस तरह। आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखा होगा, तो जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे बताते हैं कि उसकी एज इतनी थी, इससे चोट लगी थी, इस तरह से उसकी डेथ हुई थी, लगभग लगभग वो सारी चीज़ें, ठीक है। और हाँ, पहला भी स्टेटमेंट आपका सही कि इससे हड्डियों की परिपक्वता का आकलन किया जाता है और इसमें कॉलर बोन और पेल्विस का एक्सरे परीक्षण किया जाता है। अब तीसरा देखिए, न्यायालय द्वारा उपयोग की जाने वाली यह पद्धति सबसे सटीक नहीं। इस न्यायालय द्वारा जो ये जो बोन ऑसिफिकेशन परीक्षण, इसको बहुत सटीक नहीं माना जाता है कि एग्जैक्ट, हाँ, कि ये एकदम एग्जैक्ट एज बता पाए, ठीक है। इसलिए न्यायालय द्वारा इसका परीक्षण पर भी मतलब इतने वरीयता नहीं देती है इस परीक्षण को, ठीक है। बल्कि अब बहुत सारे नए नए तकनीक विकसित हो गए हैं तो उसको ज़्यादा वरीयता है। जैसे डीएनए टेस्ट के माध्यम से या फिर अदर जो विधि होती है उसके माध्यम से एज का अनुमान लगाया जा सकता है, पता लगाया जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है बोन ऑसिफिकेशन परीक्षण को। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो, एक और दो, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से संबंधित है, ठीक है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से संबंधित है कौन कौन सी इन चारों में से। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, यह किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है इनमें, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में। तो दोस्तों, ये संबंधित है जन्म कोशिकाओं के निर्माण से, स्वयं को नवीनीकृत करने की क्षमता से, प्रतिलिपि बनाने की क्षमता से और ऊतक विभेदन की क्षमता से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज मैं इतना जल्दी जल्दी सॉल्व करा रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये जो सॉल्व कराने का तरीका है मेरा सही है या फिर मैं एकदम एक्सप्लेन करके समझाऊं, ठीक है। एक तरह से यह सैंपल है आप लोगों के लिए जिसमें आपको बताना है कि इस तरह से मैं सॉल्व कराऊं जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है और बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेना मुझे उचित नहीं लगता। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको कम से कम टाइम में टेस्ट पेपर सॉल्व करा दूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कितनी जल्दी मैं सॉल्व करा दूँ कि आपको समझ में ही ना आए। तो आपको जैसा लगे एकदम एग्जैक्ट मुझे फीडबैक चाहिए। ऐसा नहीं कि मैम बुरा मान जाएंगी या फिर नहीं, आपके हर फीडबैक का स्वागत रहेगा। आप बताइएगा कि कैसा आपको चाहिए कंटेंट, ठीक है, क्योंकि पढ़ना आपको है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। अगर मुझे लगेगा कि और अगर आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा डिटेल में और टाइम देकर समझाना है तो आप लोग बताइए कमेंट में। जिस मतलब
ज़्यादा डिटेल में समझाना है या फिर ऐसे ही समझाना है, ठीक है। वोटिंग जिस पर ज़्यादा होगी उसी की बात मानी जाएगी, ओके। तो श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार दिए हुए हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसके क्या कार्य हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। बताना है कि कितने कथन सही सुमेलित हैं, बताएं। तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं में इओसिनोफिल का काम होता है एलर्जी, ये एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा बेसोफिल, ये जो है हिपेरिन का स्राव करता है बेसोफिल, जिससे कि हमारे रक्त जो है गाढ़ा नहीं होते, यानी कि ये रक्त को पतला करने का काम करता है, जिससे कि हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। मोनोसाइट ये रोगाणु भक्षण होता है और न्यूट्रोफिल ये कोशिका भक्षण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों ही सुमेलित हैं। हाल ही में अंकटार द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो अंकटार द्वारा जारी की गई, ठीक है। खास करके ये वनडे एग्जाम में पूछता है। पहला देखिए, इसके अनुसार भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। दूसरा दिया है, इसमें भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि का प्रमुख कारण संस्थागत सुधार को बताया गया है। बताएं कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार पहला दिया है कि भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि दर्ज की गई, ये नहीं वृद्धि दर्ज नहीं, बल्कि अभी हाल ही में कुछ इसमें 2% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अभी वैश्विक रूप से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मंदी की स्थिति चल रही है, और खास करके और ये रसिया यूक्रेन की वजह से, तो कहीं ना कहीं भारत पर इसका प्रभाव दिख रहा है। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई है, तो आपका पहला गलत हो गया, इसमें दिया है वृद्धि दर्ज की गई है। और दूसरा है, इसमें भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि का प्रमुख कारण, नहीं वृद्धि तो हुई नहीं है, कमी हुई है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखिए, भारत द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में इसका परीक्षण किया गया, ठीक है। इसकी मारक क्षमता जो है, इसमें दिया है इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। दूसरा, यह रडार की निगरानी से बचने में सक्षम है। तीसरा, यह अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के समान है। चौथा है, यह परवलयिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है। बताएं कितने कथन सही हैं, इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ये जो है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये रडार की निगरानी से बचने में सक्षम है, यानी कि धरातल के काफ़ी नीचेली धरातल को काफ़ी छूती हुई भी ये आगे बढ़ सकती है, यानी कि इतनी ये नीचे से चलेगी कि ये रडार इसको पकड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रडार से बचने में सक्षम है, ठीक है। तीसरा है, ये अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के समान है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा गलत है, यह परवलयिक प्रक्षेपथ का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल 3। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने क्षेत्रों में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। तो लिथियम का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो दोस्तों लुब्रिकेंट निर्माण, वातानुकूलन, पेसमेकर, साइकिल फ्रेम, बताएं। तो दोस्तों लिथियम का प्रयोग इन चारों ही क्षेत्रों में किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, कार टी सेल थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन का प्रयोग होता है। दूसरा, यह HIV एड्स के उपचार की अत्याधुनिक विधि है। तीसरा, इसमें आनुवंशिक संशोधित श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रयोग होता है। अब बताएं कि कौन सा कथन सही है कार टी सेल थेरेपी के संदर्भ में। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट कि इसमें जो है कार टी सेल थेरेपी में कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि HIV एड्स के उपचार की अत्याधुनिक विधि है, नहीं, ये कैंसर उपचार की एक विधि है कार टी सेल थेरेपी, न कि HIV एड्स की, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, इसमें आनुवंशिक संशोधित श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्रयोग होता है, तो इस थेरेपी में व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी ऑप्शन सी। अगला देखिए,
निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से जीन साइलेंसिंग तकनीक के अनुप्रयोग के संदर्भ में सही है। जीन साइलेंसिंग तकनीक के अनुप्रयोग के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं, बताइए। प्रोटीन निर्माण क्षमता को बाधित करना, कैंसर चिकित्सा में उपयोगी, टेस्ट ट्यूब प्रसव में उपयोगी, पौधों में जीवाणु संक्रमण के उपचार में, बताएं। तो दोस्तों, टेस्ट ट्यूब प्रसव में जीन साइलेंसिंग तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसको छोड़ करके बाकी प्रोटीन निर्माण क्षमता को बाधित करने में, कैंसर चिकित्सा में और इसके अलावा पौधों में जीवाणु संक्रमण के उपचार में, इन तीनों क्षेत्रों में जीन साइलेंसिंग तकनीक का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नेविगेशन प्रणाली में परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये समय मापने के लिए एक विशिष्ट आवृत्ति की प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है। तीसरा, परमाणु घड़ियां प्रत्येक 1.4 मिलियन वर्ष में 1 सेकेंड खोती है। तो बताएं कि कौन सा कथन सही है परमाणु घड़ी के संदर्भ में, ठीक है। तो दोस्तों, परमाणु घड़ी नेविगेशन प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और ये समय यानी कि जो परमाणु घड़ी है, ये समय को मापने के लिए विशिष्ट आवृत्ति की प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा दिया है कि परमाणु घड़ियां जो है प्रत्येक 1.4 मिलियन में केवल 1 सेकेंड खोती है, यानी कि इतने सालों में केवल ये 1 सेकेंड ही खोएगी, ठीक है। तो आंसर आपका तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है और कथन 1 की व्याख्या करता है, ठीक है। अगला देखिए, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रक्रिया मुक्त जीवी जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है। दूसरा, इसके लिए नाइट्रोजन एंजाइम की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बताएं कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके मृदा में उसका फिक्सेशन करने का काम करते हैं, यानी कि जहाँ जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये कुछ सूक्ष्म जीव मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। यही आपका जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि यह प्रक्रिया मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा संपन्न होती है। इसके लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन एंजाइम की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तीसरा दिया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनिवार्य नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो तीसरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, पौधों में उपस्थित पोषक तत्व और इसकी भूमिका, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन का क्या काम होता है, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का संश्लेषण करता है पौधों में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फास्फोरस क्या करता है, क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है, दूसरा भी सही है। तीसरा है पोटेशियम, एंजाइमों का सक्रियण यानी कि एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो पोटेशियम क्या करेगा, एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, सभी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का अवशोषण पादप अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो बताएं आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं कि कौन से तत्वों का अवशोषण पादप अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है। इन चारों में से फॉस्फेट, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इन तत्वों में से किन किन तत्वों का अवशोषण पादप अप्रत्यक्ष रूप से अवशोषण करेंगे। तो दोस्तों, फॉस्फेट और नाइट्रोजन का अवशोषण पौधे अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पौधों और जानवरों के अनुकूलन के लिए आवश्यक है। दूसरा, यह पौधों में मौसमी विकासात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा, यह पशुओं में प्रजनन क्षमता को अनुकूलित करने में सहायक होता है। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं फोटोपेरियोडिज्म को संदर्भित करती है? ठीक है, फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है कि दिन की लंबाई के आधार पर पौधों और जानवरों के व्यवहार में होने वाला बदलाव जो है फोटोपेरियोडिज्म कहलाता है। जैसे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जब दिन की अवधि काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है तब वो कली लेते हैं, फूल खिलते हैं, उनमें बीज बनता है, ठीक है, वो मैच्योर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके लिए दिन की लंबी यानी कि उनको शरद वाली मौसम, जहाँ जब सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती हैं और बहुत कम अवधि के लिए पहुँचती हैं, तो वो पौधे उस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इसी को फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। ओके ओके, तो अब बताएं फोटोपेरियोडिज्म के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कथन दिया है कि पौधों और जानवरों के अनुकूलन के लिए आवश्यक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह पौधों में मौसमी विकासात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, यह पशुओं में, देखिए ये फोटोपेरियोडिज्म का प्रभाव पशुओं पर भी होता है कि कुछ पशु होती हैं जो जब सूर्य दिन की लंबी अवधि, दिन की लंबाई जब ज़्यादा होती है, तो कुछ ऐसे पशु होते हैं कि इन लंबे दिन में, यानी कि दिन की लंबाई जब ज़्यादा होती है तो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कम एक्टिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पशुओं में प्रजनन क्षमता को भी अनुकूलित करने में सहायक होती है। तो तीनों ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे कोलंबो प्रोसेस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताएं कोलंबो प्रोसेस का संबंध किससे है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो दोस्तों, यह विदेशों में रोजगार और संविदा श्रम के प्रबंधन पर परामर्श प्रदान करने वाला एक मंच है, कोलंबो प्रोसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीज प्रकीर्णन में योगदान देते हैं? ठीक है, बीज प्रकीर्णन यानी कि बीजों का, कोई फूल है, ठीक है, अरे यार ये फूल नहीं, पता नहीं क्या ही बन गया, रुको मैं फिर से बनाती हूँ। ठीक है, ये मान लो कोई फूल है, ठीक है, बाद में ये बीज बना, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं पौधे कि जो बीज होते हैं इनके अंदर, ये इस तरह से खुलते हैं या तेजी से एक तरह से विस्फोट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा। तो इनके बीज जो है ना चारों ओर बिखर जाते हैं, इनके मूल स्थान से थोड़ी दूरी पे ये बिखर जाते हैं, तो ये चारों ओर अपना क्षेत्र विस्तार कर लेते हैं। ये तो मान लो नेचुरली हो गया, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इनके बीजों को दूर दूर तक फैलाने का काम करते हैं। कौन कौन से जीव हो सकते हैं ऐसे? तो जैसे गिलहरी हो गया, कठफोड़वा हो गया, नीलकंठ हो गया, ये तीनों जो है बीज प्रकीर्णन में योगदान देते हैं, यानी कि इनके बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि वो पौधा अपना क्षेत्र विस्तार कर लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह वसा युक्त पदार्थों या तेल से बने खाद्य पदार्थों में होने वाला एक अपचयन प्रक्रिया है। दूसरा, यह प्रक्रिया खाद्य विषाक्त के लिए उत्तरदायी है। तीसरा, इसे खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है। बताएं उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं विकृत गंधिता को संदर्भित करती है? मान लो आपने पकौड़ी तला, ठीक है, या फिर कोई भी नमकीन बनाया, तो एक समय बाद आप देखेंगे कि उसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगती है, ठीक है, और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो यही जो है आपका विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, अब ऑप्शन स्टेटमेंट पे आइए। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि वसा युक्त पदार्थों या तेल से बने खाद्य पदार्थों में होने वाली एक अपचयन प्रक्रिया है। अपचयन नहीं बल्कि यह उपचयन प्रक्रिया है। खाद्य पदार्थों में होने वाली ये
उपचयन प्रक्रिया है, खास करके उस तरह के खाद्य पदार्थ जो वसायुक्त पदार्थों या तेल से बने होते हैं। ठीक है, उसमें जब उपचयन की प्रक्रिया होती है तो कहीं ना कहीं ये विकसित गंधीता को संदर्भित करती है, यानी कि उसके टेस्ट में बदलाव आ जाता है, वो थोड़ी महकने, उसमें स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो आपका पहला तो गलत हो गया कि अपचयन नहीं, उपचयन की प्रक्रिया होती है। दूसरा दिया है कि यह प्रक्रिया खाद्य विषाक्तता के लिए उत्तरदायी होती है, तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट सही है कि वो विषाक्त हो जाती है वो भोज्य पदार्थ। ठीक है, खाने लायक नहीं रह जाता है, जो हमारे हेल्थ को नुकसानदेह होता है। तीसरा है इसे खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है कि अगर आप इस तरह का कोई खाद्य पदार्थ बना रहे हो ऑयली, तो उसको उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाई, यानी कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना आए, जिससे कि वो जल्दी खराब ना हो। जैसे कि मान लो आपने कुछ नमकीन बनाया तो उसको इस तरह से एयर टाइट जार में पैक करके रख दें, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक वो खाने योग्य रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चिप्स है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, भोजन का पाचन, जलीय जीवों की उत्तरजीविता, पौधों का स्वस्थ विकास। उपरोक्त में से कितने पीएच के महत्व को प्रदर्शित करते हैं? तो पीएच के महत्व को प्रदर्शित करते हैं कौन कौन से? तो ये चारों ही जो है पीएच के महत्व को प्रदर्शित करते हैं, यानी ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, भोजन का पाचन, जलीय जीवों की उत्तरजीविता और पौधों का स्वस्थ विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने अनुप्रयोगों में श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, श्वेत फास्फोरस जो है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये जो है हवा में अपने आप ही जलने लगती है श्वेत फास्फोरस। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इसका प्रयोग धुएं के पर्दे बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, आतिशबाजी में प्रयोग किया जा सकता है, फॉरेंसिक जांच में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्या अस्थि विकारों के उपचार में इसका प्रयोग किया जा सकता है? क्या हड्डियों में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो क्या इसमें हड्डियों के उपचार में श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं। अगला देखिए, 4 सींग वाले मृग, जिसे चौसिंगा भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये भारत में पाई जाने वाली मृग की सबसे बड़ी प्रजाति है। दूसरा, यह भारत में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में दक्कन पठार तक पाए जाते हैं। दूसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में संवेदनशील श्रेणी में शामिल है। ठीक है, तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा? संवेदनशील श्रेणी में शामिल होने का मतलब है वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी में। तो दोस्तों, 4 सींग वाले मृग जो हैं, ये भारत में पाई जाने वाली मृग की सबसे छोटी प्रजाति है, ना कि सबसे बड़ी प्रजाति है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि भारत में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक पाए जाते हैं। तीसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। और इसके अलावा ये भारत और नेपाल की स्थानिक प्रजाति है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी स्टेटमेंट में दे दिया इसकी जगह कुछ और, तो ये नेपाल और भारत में स्थानिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 4 सींग वाली मृग प्रजाति है, सींग जो है, इसमें सींग केवल नर प्रजातियों में देखने को मिलेगा। ठीक है, मादा में सींग नहीं देखने को मिलेगा, केवल नर में सींग देखने को मिलेगा। और ये दिनचर प्राणी होते हैं। ठीक है, ये दिनचर प्राणी होते हैं। क्वेश्चन अभी इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था टेस्ट नंबर 5 में, तो पूछा था क्वेश्चन की कौन से दिनचर प्राणी रात्रिचर प्राणी कौन कौन से हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो इस स्टेटमेंट दे दिया कि ये रात्रिचर प्राणी है, तो आपका वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दिनचर प्राणी है। ठीक है, और केवल नर में ही सींग होगा, मादा में नहीं होगा। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। अगला देखिए, रसायन का नाम दिया है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये दिया हुआ है। मॉर्फिन का प्रयोग, स्टीविया का प्रयोग, प्रोफेनॉइक अम्ल का प्रयोग, फिनलजीन का प्रयोग। तो दोस्तों, मॉर्फिन का प्रयोग जो है दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ठीक है,
स्टीविया जो होता है एक स्वीट, ये जो होता है कृत्रिम मधुकर होता है। ज़्यादातर देखते हैं आप, वो कौन सी एक चाय होती है या फिर नहीं, स्टीविया का प्रयोग खास करके जो फैटी लोग होते हैं प्रयोग करते हैं, तो शुगर कहीं ना कहीं फैट को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलोरी शून्य होती है, इसमें 0 कैलोरीज होती है। मीठा चीनी की तरह ही होगा, ठीक है, लेकिन चीनी में कैलोरी ज़्यादा होती है, लेकिन स्टीविया में कैलोरी जो है 0 रहेगा, लेकिन मीठा उसमें ही रहेगा। तो लोग, यानी कि अगर आपको किसी को मीठा चाय पीना है तो स्टीविया का प्रयोग कर लीजिए, तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा लेकिन मिठास बराबर मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो तीसरा देखिए प्रोपेनॉइक एसिड। तो प्रोपेनॉइक एसिड का प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षण में किया जाता है, न कि प्रशांतक में। फिनलजिन का प्रयोग जो है प्रशांतक के रूप में किया जाता है। तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 2। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने घटक बायोपायरेसी के अंतर्गत आएंगे। बताएं बायोपायरेसी के अंतर्गत उपरोक्त में से कितने घटक आएंगे। तो दोस्तों, बिना अनुमति के प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करना, पेटेंट अधिकारों का इस्तेमाल करके आनुवंशिक पदार्थों को हड़पना, स्वदेशी समुदायों की विशेषज्ञता और आनुवंशिक संसाधनों को बढ़ावा देना। क्या ये बायोपायरेसी के अंतर्गत आएगा? चौथा बताएं, आप लोग गेस करें इसका आंसर क्या होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर करना है, बताएं। बताएं बताएं। तो दोस्तों, स्वदेशी समुदायों की विशेषज्ञता और आनुवंशिक संसाधनों को बढ़ावा देना, ये बायोपायरेसी के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि अगर इसको अवैध रूप से कब्जा किया जाता है तब ये आपका बायोपायरेसी के अंतर्गत आएगा। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? केवल 3, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग में शामिल है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग में कौन कौन सा शामिल होगा, बताएं। तो दोस्तों, डाटा ट्रांसमिशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ऑप्टिकल डिस्प्ले, ये तीनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग में शामिल होगा, लेकिन टच इंटरफेस नहीं होगा। टच इंटरफेस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग नहीं होता, ये अलग है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग हैं। तो डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? तो शरीर के अंगों में रक्त प्रवाह का अध्ययन, भ्रूण की हृदय गति मापना, वाहन की गति मापना, डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग ये तीनों ही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, यानी सभी 3। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने द्वीप भारत में स्थित हैं। तरासा, कैचल, बोम्पोका, नकोवरी, सेंटिनल। तो दोस्तों, ये पांचों ही द्वीप जो हैं भारत में स्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा सभी 5। अगला देखिए, गोल्डीलॉक जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस जोन में स्थित ग्रह मानव आवास योग्य होते हैं। दूसरा, यहाँ स्थित ग्रहों का तापमान जल को तरल अवस्था में बनाए रखता है। बताएं कितने कथन, मतलब कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, गोल्डीलॉक जोन ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर इस जोन में जितने भी ग्रह होंगे वो मानव आवास योग्य होंगे, यानी कि मानव इंसानों के रहने योग्य होंगे। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि यहाँ स्थित ग्रहों का तापमान जल को तरल अवस्था में बनाए रखता है, यानी कि यहाँ के जो ग्रह होंगे, यहाँ पे जितने भी ग्रह स्थित होंगे इस गोल्डीलॉक जोन में, इस जोन में स्थित सभी ग्रहों में आप देखेंगे कि जो जल होगा वो तरल अवस्था में ही पाया जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा कथन एक की व्याख्या करता है, ठीक है। अगला देखिए, तकनीक है उपयोगिता और प्रयुक्त किरणें। किस तकनीक की क्या उपयोगिता है और उसमें किस तरह की किरणें प्रयोग की जाती हैं, ये बताना है। तो दोस्तों, लीडार में अवरक्त तरंगों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि लेजर का प्रयोग, लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला गलत हो गया। जीपीएस तकनीक में ये जो है रेडियो
इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है और उपयोगिता है वाहन गति में, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तीसरा, फोटोग्राफी कैमरा लेन मार्किंग और दृश्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर तीसरा भी सही है। नाइट विजन में आपका लेजर टेक्निक का प्रयोग, लेजर लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला देखिए, बिटकॉइन हैल्विंग घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह यूएसओ द्वारा क्रिप्टो करेंसी नियमन का एक प्रयास है। दूसरा, ये बिटकॉइन से उत्पन्न मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। तीसरा, यह बिटकॉइन माइनर्स को लाभ प्रदान करती है। चौथा, यह प्रक्रिया ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। बताएं कि कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन हैल्विंग घटना जो है, इसे यूएसए द्वारा क्रिप्टो करेंसी नियमन का एक प्रयास है, तो गलत है ये पहला स्टेटमेंट। बिटकॉइन हैल्विंग घटना ये स्वतः घटित होने वाली घटना है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है और ये प्रक्रिया जो है बिटकॉइन माइनर्स को लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा ये इससे बिटकॉइन से उत्पन्न मुद्रास्फीति को नियंत्रित भी करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट एंड लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे तृष्णा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य कुशल जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। दूसरा है, इसके तहत तापमान का मानचित्र थर्मल इंफ्रारेड पेलोड द्वारा किया जाता है। तीसरा, यह भारत और इजरायल के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो तृष्णा मिशन जो है, ये भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, न कि इजरायल के बीच। तो तीसरा गलत है। पहला स्टेटमेंट सही कि इसका उद्देश्य कुशल जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना और थर्मल इंफ्रारेड प्लेट द्वारा इसके तापमान का मानचित्रण किया जाता है। तो दूसरा पहला सही है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों पीडीएफ जो है, इस पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। इस लिंक के माध्यम से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और कमेंट में बताइए कि आज मैंने जिस तरह से आंसर बताया इतना जल्दी, क्या ये इस तरह से बताना आपको सही लगता है या फिर मैं और इसको एक्सप्लेन करके बताया करूँ। वैसे मैंने इतना जल्दी पढ़ाया, तब जा करके लगभग 1 घंटे का वीडियो बना है, और मैं अगर और ज़्यादा डिटेल में मैं अगर एक्सप्लेन करती तो शायद वीडियो और लंबी हो जाती। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि कैसा लगा आपको वीडियो। आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं बताऊँ या फिर ऐसे ही मैं पढ़ाऊँ। ठीक है।